हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि आईबीपीएस ने ये 2020-21 के लिए अपना पीओ का नोटिफिकेशन इशू कर दिया है अभी कुछ दिन पहले ही। और आपने उसमें देखा भी होगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो ड्रास्टिकली 1167 तक रिड्यूस हो गई है। यानी कि इस बार जो नोटिफिकेशन में जो वैकेंसीज जो आईबीपीएस ने पहले डिक्लेयर करी थी वो 1167 करी थी, 1167। और हालांकि बाद में उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी 250 वैकेंसीज उसमें डिक्लेयर कर दी। तो जो टोटल डिक्लेयर्ड वैकेंसीज हैं फिलहाल के लिए जैसे 1417 है। तो आप देखो जैसे कि अभी भी बहुत सारे बैंक्स हैं, हालांकि इसमें भी ऐसा है कि बहुत सारे बैंक्स ने अभी कुछ वैकेंसीज को डिस्क्लोज नहीं किया है। जैसे कि कुछ बैंक्स ने तो 0 बोल दिया है, लेकिन कि कोई वैकेंसी साल वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, मतलब कि ओपन नहीं करेंगे। लेकिन कुछ बैंक्स ने एनआर मेंशन किया, यानी कि नॉट रिपोर्टेड, यानी कि आने वाले समय में वो अपनी वो सिचुएशन के हिसाब से वैकेंसीज को वो ओपन कर सकते हैं। फिर भी अगर देखा जाए तो मतलब हो सकता है कि ये वैकेंसी शायद 3000 या 4000 तक पहुंच जाए। 4000 तक पहुंचने की उम्मीद है थोड़ा सा। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि जैसे कि पिछले कुछ सालों में जैसे कि वैकेंसीज तो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। देखो 2014 में 21,680 वैकेंसीज डिक्लेयर हुई थी आईबीपीएस पीओ में। फिर वो 15 में 16,721 हो गई थी। 14 में ये क्या कहते हैं, ये 2013 में इतनी थी। फिर 14 में 16,000, फिर 15 में 12,434, फिर 2016 में हो गई थी 8,822, फिर 17 में 3,562, फिर 18 में 4,252, लास्ट ईयर 4,336 थी। और इस बार वो रहते रहते 1417 हो गई, जो कि एक्सपेक्टेड है कि शायद कुछ बढ़ जाए, लेकिन हम उसमें कुछ भी श्योरिटी के साथ कुछ नहीं बोल सकते। तो आप देख रहे हो कि पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 सालों में वैकेंसीज 21,680 से घटते घटते 1,417 पर आ गई है। तो अब आप देख रहे हो कि कंपटीशन कितना टफ हो जाएगा, क्योंकि लाखों बच्चे ऑल ओवर इंडिया लाखों बच्चे इस एग्जाम को देंगे। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। इनफैक्ट वो तो लास्ट ईयर से ही पिछले दो एक सालों से ही बहुत टफ हो रखा है कंपटीशन, ये पिछले 3 सालों से। लेकिन इस बार तो बहुत ही ज्यादा वो टफ हो जाएगा। तो यानी कि आपको जो अपनी तैयारी करनी है उसमें आप एक भी नंबर खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ 0.25 मार्क्स से ही आपकी मेरिट इधर से उधर चली जाएगी, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा टफ होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस कंपटीशन के लिए, इस एग्जाम के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करें ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें और फाइनल मेरिट में अपना स्थान बना सकें। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आपको किस तरीके से ये जो 2-2.5 महीने का जो हमारे पास टाइम है, आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है बेस्ट पॉसिबल वे में, कि आप एक अच्छा स्कोर करके फाइनल मेरिट में अपनी जगह पक्की कर सकें। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप मैथ्स के टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करने हैं और क्या क्या रीजनिंग में आपको बहुत जरूरी करना है। सबसे पहली बात तो एक बात ध्यान रख लो कि आप ये मत सोचना कि आप प्री की तैयारी कर रहे हो। आपको प्री की तैयारी नहीं करनी है, आपको मेंस की ही तैयारी करनी है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप मेंस के हिसाब से तैयारी करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्री की तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्री की तैयारी के भरोसे रहोगे तो फिर आपको मेंस में दिक्कत होने वाली है श्योरली, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा ही होती रही है, क्योंकि वो प्री के हिसाब से तैयारी करते हैं और फिर मेंस में। मैं कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो कि पिछले 3 या 4 साल से हर बार प्री का एग्जाम्स निकाल ले रहे हैं, लेकिन मेंस का एग्जाम उनके बस का हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं जैसे कि क्वांट सेक्शन की। तो देखो कि जैसे क्वांट सेक्शन में आप एक चीज तो ये ध्यान रख लो कि जैसे प्रीलिम्स के हिसाब से अब मेंस के हिसाब से दोनों की, जैसे सबसे पहले बेसिक टॉपिक जो हमारे पास है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन, ये 3 टॉपिक है। तो आप पिछले कुछ सालों का देख लो कि लगातार हमेशा से ही इन 3 टॉपिक में से 10 क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है ना। जो कि प्रीलिम्स में इन 3 टॉपिक्स में से 10 क्वेश्चन आएंगे। अब हो सकता है कि चाहे तो किन्हीं 2 टॉपिक से 5-5 आ जाए, या तीनों टॉपिक को मिलाकर कोई भी 10 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, और नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना। इन 3 टॉपिक को आप जितनी जल्दी हो सकता है 2-3 दिन के अंदर ही इन 3 टॉपिक को अच्छे से निपटा लो। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने भी तरीके के क्वेश्चन होते हैं, मतलब आप ऐसा नहीं कि बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आने का मतलब ये नहीं कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ही बहुत अलग होते हैं। इसके लिए अगर आपको देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक हल्का सा आइडिया अगर आपको आती है तो बेटर होगा कि आप 9th क्लास की बुक ले लो, 9th और 10th की। तो उससे क्या होगा कि 9th क्लास की बुक में और 10th क्लास की बुक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हर टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको सारे के सारे मिल जाएंगे।
आप सुबह से शाम तक एक दिन बैठोगे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ढंग से निपटा लोगे। देखो कि किसी भी टॉपिक को अपने अंदर आत्मसात यानी कि बहुत ढंग से अच्छे से आपको आ जाए, उसको करने का तरीका एक यही है कि आप लगातार उसी टॉपिक को करो एक दिन, ठीक है ना। जैसे अगर आप किसी दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो सुबह से लेकर शाम तक बैठ गए, तो आप अलग अलग बुक्स आपके पास हैं, कुछ प्रीवियस ईयर की मैगजीन्स होंगी, कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे, जैसे मैंने बोला कि 9th क्लास की आप बुक ले लो, तो आप उनसे जब करोगे तो आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखो कि जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है उसको एक सेपरेट कॉपी में नोट करो, जिससे कि रिवीजन के टाइम पे आप केवल उन क्वेश्चंस को देखो जो आपको अच्छे लगे थे और जिसपे आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस हुई थी। क्योंकि देखो कि जब हम एक फ्लो में करते हैं कोई भी चीज तो उस टाइम पे तो आसानी से हो जाती है, लेकिन बाद में हम जब कुछ दिन उससे हम अनटच रहेंगे तो पता चला कि हम भूल गए। तो इसलिए आपको भूलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि रिवीजन करने का ज्यादा टाइम तो मिलेगा ही नहीं, हमें 2 महीने खुले हमारे पास। तो इसलिए कुछ सेपरेट कॉपी आप बना लो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो भी क्वेश्चन जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत लग रही है, चाहे वो बहुत सिंपल हो, किसी भी टॉपिक का हो, उसकी एक सेपरेट कॉपी बना लो, क्वेश्चन लिखा और उसका सॉल्यूशन भी लिख लिया, ताकि फाइनल वीक में जब भी आपका एग्जाम हो उससे 2-3 दिन पहले आप उस कॉपी को खोल के उन क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से देखो, ठीक है ना। तो इन 3 टॉपिक पे आपको बहुत मेहनत करनी है, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन। वैसे जैसे नंबर सीरीज में देखो कि 5 क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहे हैं, या 3 आए या 5 आए या जितने भी आए, तो आपको ऐसा नहीं कि बस नंबर सीरीज, हर तरीके की नंबर सीरीज में आपको एक्सपर्टीज लानी है। जैसे कि मिसिंग नंबर सीरीज, ठीक है ना, कि बीच पे नंबर जब मिसिंग होता है तो टफ हो जाती है सीरीज, ठीक है ना। तो मिसिंग नंबर सीरीज आपने देखनी है कि आप उस टाइप की सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन कर लो। फिर कंटिन्यूअस सीरीज यानी कि जिसमें आपको नेक्स्ट नंबर बताना है, लास्ट नंबर बताना होता है, तो लास्ट नंबर बताने वाली सीरीज थोड़ा सा इजी होती है, आप उसकी भी बहुत सारी प्रैक्टिस कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके के। रॉन्ग नंबर सीरीज की, जो रॉन्ग नंबर सीरीज होती है वो डिफिकल्ट होती है कि जब हमारे पास 5-6 नंबर होते हैं और उसमें हमें एक रॉन्ग नंबर बताना होता है, तो रॉन्ग नंबर सीरीज की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। फिर जैसे डिफरेंस बेस्ड सीरीज होती है जिनमें कुछ ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। फिर कुछ हर एग्जाम में आपको डबल डिफरेंस बेस्ड सीरीज भी मिलेगी, जिसमें कि डिफरेंस पे भी डिफरेंस का लॉजिक लगा होता है। तो आप हर तरीके की नंबर सीरीज को करने की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो और कोशिश करो कि इन 3 टॉपिक को सिर्फ आप सुबह से शाम तक सिर्फ 2 ही दिन में अच्छे से निपटा लो और बहुत वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आप इसके अटेम्प्ट कर लो। क्लियर है? आगे बात करते हैं, जैसे कि देखो अरिथमेटिक, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बैंक के एग्जाम में हमारे पास चीज होती है वो होती है अरिथमेटिक, क्योंकि अरिथमेटिक का पोर्शन बहुत ज्यादा होता है। और साथ ही साथ ये चीज कि अरिथमेटिक अगर आपको अच्छे से आती है तो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि सारे के सारे जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन है वो अरिथमेटिक पे ही बेस्ड होते हैं। और उसमें भी देखो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास, जैसे वैसे तो किसी भी टॉपिक से आपको एक डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है, चाहे वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो, चाहे एवरेज हो, किसी भी टॉपिक से एक हम अरिथमेटिक का क्वेश्चन फॉर्म और डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको देखा जाए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे पास क्वेश्चन टॉपिक होते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, वो होते हैं 3 टॉपिक, 4 टॉपिक कौन कौन से होते हैं? परसेंटेज, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज। ये जो 4 टॉपिक हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एवरेज, ये 4 टॉपिक आपको इतने अच्छे तरीके से आ जाने चाहिए। अगर आप इन 4 टॉपिक्स के वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, आप केवल ऐसा ही नहीं कि केवल एक ही बुक से आपने किया, और जैसे मैंने बोला कि जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, उसको एक सेपरेट कॉपी में नोट करो, ताकि आप उन क्वेश्चंस को एग्जाम्स के 4-5 दिन पहले जरूर देखो सारे के सारे। देखो अगर आप इन 4 टॉपिक्स पे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन और एवरेज पे एक्सपर्टीज कर लोगे, तो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का बहुत सारा पार्ट तो ऑटोमेटिकली ही आपको आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो कि इन क्वेश्चंस को, जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होते हैं, वो इन टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा बेस्ड होते हैं। हालांकि वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से भी आ सकते हैं, पार्टनरशिप से भी आ सकते हैं, टाइम एंड वर्क से भी आ सकते हैं, पाइप्स एंड सिस्टम से भी आ सकते हैं, लेकिन जो मेजर पोर्शन होता है वो इन 4 टॉपिक पे होता है। तो इसलिए अरिथमेटिक के कुछ टॉपिक्स या जितने भी टॉपिक हमारे पास हैं, 12-13 टॉपिक, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप, ठीक है, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो मेन टॉपिक है हमारे पास, ये आपको इतने अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। और मेन चीज ये है कि केवल एक बुक सॉल्व नहीं करनी है आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। देखो कि एग्जाम में जो हमारे पास जैसे टाइम कम होता है, तो एक्चुअल में हमारे पास टाइम कम नहीं होता एग्जाम को क्लियर करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो मेरिट जो इतनी कम जाती है आजकल की डेट में, देखते हो आपकी 30%, 40% पे सिलेक्शन हो जाता है। तो एक्चुअल में सारी बात यह है कि आपके पास टाइम की कमी नहीं है, लेकिन टाइम आपका वेस्ट क्यों होता है? क्योंकि आप बहुत सारा टाइम तो सिर्फ सोचने में लगा देते हो कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें।
तो सारा एक बार क्वेश्चन को ही आप 2-2 3-3 बार पढ़ते हो एग्जाम में, मतलब कभी अपने आप से सोचना है बात कि जब भी आप कोई मैथ्स का प्रॉब्लम कर रहे हो तो क्वेश्चन को कितनी बार पढ़ते हो, तो कम से कम 2 बार तो आप पढ़ते ही हो। उसके अलावा डिपेंड करता है कि आप 3 बार पढ़ रहे हो क्वेश्चन को या 4 बार पढ़ रहे हो। तो सारा टाइम तो जो होता है इसी चीज में वेस्ट चला जाता है। तो वो इसलिए वेस्ट जाता है क्योंकि आपने वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन नहीं कर रखे हैं। अगर आपने वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन करे हुए होंगे तो उससे ये फायदा होता है कि जैसे ही कोई क्वेश्चन आपको दिखता है तो आपको एकदम क्लिक कर जाता है कि अच्छा ये क्वेश्चन, हाँ ये मैंने किया था, ये इस तरीके से होगा। तो बस आपको यानी कि क्वेश्चन देखने के बाद आपको तुरंत ही अगर उसका सॉल्यूशन याद आ जाता है कि यार हाँ ये क्वेश्चन है, ये इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए यानी कि कोई भी चीज को आपको इतनी बार कर देना है रिवीजन में, मतलब यानी कि प्रैक्टिस करते हुए सुबह से शाम तक एक ही टॉपिक या 2 ही टॉपिक, एक ही दिन में 2 टॉपिक का टारगेट बना लो आप, और सुबह से शाम तक उन्हीं 2 टॉपिक के बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन कर लो आप। और जैसे मैंने बोला कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस को या कोई भी जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है उसकी एक सेपरेट कॉपी बनाओ। तो आपको क्या होगा कि क्वेश्चन देखते साथ ही आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे करना है। बस अगर आपको देखते साथ ही सब क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि इस क्वेश्चन में ये करना है तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि अरिथमेटिक के ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है, और साथ ही साथ कुछ आपको मेंसुरेशन भी करनी है, यानी कि एरिया एंड पेरीमीटर और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इन 2 टॉपिक को आप बिल्कुल भी मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि भले ही उसमें देखो ये मत सोचना कि इसमें 1 क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन आएगा। अगर गलती से भी उसमें 2 से ज्यादा क्वेश्चन आ गए या 2 ही क्वेश्चन आए, तो जैसे मैंने बोला कि नंबर ऑफ वैकेंसीज इतनी कम है कि 0.25 मार्क भी आपको कॉस्ट करेगा। तो आप कोई भी ऐसा किसी भी टॉपिक को आप अनटच तो मत जाना, मतलब हर टॉपिक को आप कुछ ना कुछ जरूर लेके जाना अपने साथ, ताकि आपका वो टॉपिक अनटच ना रहे। तो इसलिए मेंस्ट्रुएशन का पार्ट भी आप कर लेना। ये दोनों टॉपिक हमारे पास एरिया एंड पेरीमीटर और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये दोनों टॉपिक कर लेना। इसके अलावा जो बेसिक टॉपिक होते हैं हमारे पास, जैसे स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स, ये आप कर लेना। और नंबर सिस्टम तो बहुत फास्ट टॉपिक है, मैंने भी बहुत सारे नंबर सिस्टम के वीडियो डाले हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के साथ। आप उनकी नंबर सीरीज बना रखी है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उन पे वीडियो देख सकते हो, और सेपरेट भी अलग अलग चैनल जो भी आपको पसंद हो। लेकिन मेन चीज ध्यान रखना कि जो पढ़ाई करने का जो मेन तरीका है वो पेपर और पेन ही है। आप कहीं से भी एक आइडिया ले लो, लेकिन पेपर और पेन की जो पढ़ाई होती है उसकी बात ही अलग होती है जो आप बुक से पढ़ रहे हो। और दूसरी चीज ये ध्यान रखना कि आप ट्रिक्स जैसे शब्दों पे मत जाओ, कि आप ये जो यूट्यूब वगैरह में देखते रहते हो ना कि ये ट्रिक्स है, लेकिन ये ध्यान रखना कि बहुत सारे टाइम पे कई सारे वीडियो तो मैंने खुद ही ऐसे देख लिए कि जिसमें वो ट्रिक्स ऐसे बताते हैं कि ये क्वेश्चन है, लेकिन वो कि इस क्वेश्चन को आप इस ट्रिक से कर लो, तो बिल्कुल वो क्वेश्चन उस ट्रिक से हो रहा है, लेकिन अगर हल्का सा भी चेंज हो जाए उस क्वेश्चन में, हल्का सा भी चेंज हो जाए तो वो ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होती। लेकिन वो बहुत सारे वीडियो में देखता हूं कि वो जो वीडियो बना रहे हैं वो ये बात भी नहीं बता रहे हैं कि अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा तो ये इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप ये भी ध्यान रखो कि देखो जो एग्जामिनर होते हैं यानी कि जो पेपर बना रहे हैं उनको भी सब पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो वो भी जानते हैं कि बच्चे आजकल क्या क्या पढ़ रहे हैं और क्या क्या ट्रिक्स पे ध्यान दे रहे हैं। तो वो भी क्वेश्चन उस चीज पे, अब देखो कैसा है ना कि जो कंपटीशन होता है वो सेलेक्ट करने के लिए नहीं होता, वो होता है रिजेक्ट करने के लिए। यानी कि हमारे पास 2 लाख 3 लाख 50 लाख लोगों बच्चे एडमिशन ये फॉर्म भर दिया, एग्जाम देना है, तो अब हम सबको तो रख नहीं सकते ना, तो इनमें से रिजेक्ट करना है ना। तो एक्चुअल में रिजेक्ट करने के लिए पेपर बनाया जाता है। जो रिजेक्ट हो गए, जो बचे वो अपने आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए। तो रिजेक्ट करने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर दिए जाते हैं, इतना क्वेश्चन में इतने छोटे छोटे से चेंजेस कर दिए जाते हैं कि बच्चे को समझ में ही नहीं आता। तो इसलिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो और अपना बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग करो। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो आप नॉर्मली बिना किसी बेसिक, जैसे कि स्कूल में आप 9th और 10th पे मैथ्स करते थे, अगर आप उस तरीके से भी मैथ्स करोगे तो भी आपका एग्जाम क्लियर होगा। मैं खुद एग्जाम्पल हूं, मैंने एसबीआई का पेपर सिर्फ नॉर्मल बेसिक मैथ्स से ही क्लियर कर लिया था, जबकि मुझे कुछ नहीं आता था उस टाइम पे कि कैसे किसको, जो अभी जो मैं पढ़ाता हूं वो तो बहुत लॉजिकली पढ़ा देता हूं, लेकिन पहले मैं भी जब करता था तो बेसिक करता था। लेकिन मेरा एसबीआई का रिटर्न क्लियर हुआ है नॉर्मल बेसिक मैथ्स से। तो आप ये ट्रिक्स वगैरह को भूल जाओ, कोई चीज नहीं, जरूरत नहीं इन चीजों की, आप बेसिक ध्यान दो, अपना फाउंडेशन आप स्ट्रॉन्ग करो। तो अगर आप मैथ्स की आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे। और देखो ये क्वांट सेक्शन ऐसा होता है जिसमें आप श्योर हो सकते हो कि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो ये सही होगा, लेकिन रीजनिंग में ऐसा नहीं होता। रीजनिंग में तो बहुत क्वेश्चन आप श्योरिटी के साथ करते हो लेकिन वो गलत हो जाते हैं। तो इसलिए अपने क्वांट सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करो, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वांट में स्कोर कर सको। क्लियर है। बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में भी देखो जैसे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से कुछ बेसिक टॉपिक जो कि प्रीलिम्स में भी आपके बहुत सारे काम आएंगे। तो जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, कोडेड इनइक्वालिटी होता है ना, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो इस टाइप ये जो क्वेश्चन है हमारे पास 3-4 टॉपिक, डायरेक्शन सेंस हो गया हमारे पास, कोडेड इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सिलोजिज्म हो गया और कोडिंग डिकोडिंग हो गया। आप इन 5 टॉपिक को तो सबसे पहले बहुत जल्द से 1 हफ्ते का टाइम आप ले लो और इन 5 टॉपिक को आप
कंप्लीट करो। देखो ये एक हफ्ते का टाइम सेपरेट नहीं है कि आपके पास मतलब आपने अपने टाइम को अपने हिसाब से यूटिलाइज करना है, लेकिन 5 दिन सफिशिएंट है कि इन 5 दिन के अंदर ये 5 टॉपिक आप अच्छे से कर लो और वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस कर लो। तो प्रीलिम्स क्लियर करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इन 5 टॉपिक के करने से, और मेंस पे तो फायदा होगा ही होगा, इन सब टॉपिक से रिलेटेड मेंस से भी क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अब देखो जैसे बात होती है अब जैसे पजल्स की, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे आप पजल्स तो जितनी भी करोगे उतनी ही कम है। लेकिन देखो जो जैसे जब मैं पढ़ता था तो मैंने कैसे पजल करी थी कि जैसे आप एक टारगेट करो। जैसे देखो पजल्स के टाइप होता है, सबसे पहले तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि यार पजल कौन सी होती है। जैसे हमारे पास जैसे कुछ टेबल बेस्ड बना के कर लेते हैं हम, ठीक है ना, टेबल बना ली हमने, कुछ में सीक्वेंस बेस्ड होती हैं हमारे पास पजल, यानी कि कुछ में तो एकदम डायरेक्ट टेबल बन जाती है, और कुछ पजल्स ऐसी होती है जिनमें टेबल ही नहीं बनती। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि आप सुबह से शाम तक केवल आप एक दिन में एक पजल सी करते रहो सुबह से लेकर शाम तक। और आप जैसे कि ऐसा नहीं है कि आपने वेराइटीज ऑफ पजल एक ही दिन में कर रहे हो, तो आप जैसे कि एक दिन में से 3-4 घंटे एक टाइप की पजल करो, अगले 3-4 घंटे दूसरे टाइप की पजल करो, कम से कम भी 8-10 घंटे तो आपको पढ़ना ही है। तो एक दिन में कम से कम भी 3 तरीके की पजल करो केवल आप, और अगले दिन फिर इसको रिपीट करो, और फिर फाइनली आप तीसरे या चौथे दिन आप अलग अलग तरीके की पजल्स करो। यानी कि आपको पजल देखते साथ ही आइडिया हो जाए कि इसकी टेबल मुझे किस तरीके से बनानी है। और ये पजल देखते साथ ही आपको जैसे सर्कुलर अरेंजमेंट वगैरह होता है, पजल को पढ़ते साथ ही पहली या दूसरी तीसरी लाइन पढ़ते साथ ही आपको ये आइडिया हो जाए कि यार ये पजल कितने समय में बन जाएगी और बनेगी भी या नहीं बनेगी। यानी कि देखो इंपॉर्टेंट चीज जो है एग्जाम में, जितना इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है क्वेश्चन को स्किप करना, ठीक है ना। क्योंकि देखो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि 100% स्कोर किसी का नहीं आता, ठीक है ना। जो टॉपर होते हैं वो भी 50%, 55%, 52% पे हमारा सिलेक्शन हो जाता है टॉपर का, इनफैक्ट इससे कम में हो जाता है। तो 100% तो आपको अटेम्प्ट करना ही नहीं है, यानी कि आप हमेशा ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन छोड़ सकते हो एग्जाम में। अगर रीजनिंग के हमारे पास 40 क्वेश्चन है तो 40 करने की तो जरूरत नहीं है। अगर आप 30 क्वेश्चन भी सही तरीके से अटेम्प्ट कर देते हो तो टॉप करने लायक हो जाएगा। 25, 26, 27 इनसे ही काम चल जाएगा, 20, 22 से ही काम चल जाएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी एग्जाम में, देखो पेपर जब भी फ्रेम होता है तो स्टार्टिंग में कुछ मतलब आपका जो मेन एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जैसे रीजनिंग सेक्शन है तो 1 से लेकर 40 तक जितने भी क्वेश्चन हमारे पास है वो सारे के सारे आपके नजरों के से पास हो। यानी कि आप उन 50 के 50 या 40 के 40 क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लो। एक्चुअल में होता क्या है कि स्टार्टिंग में एक पजल टफ आ गई, पहला क्वेश्चन एक पजल आ गई, आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, आपका टाइम वेस्ट हो गया, ना पजल सॉल्व हुई, टाइम वेस्ट हो गया। फिर आपने उसके बाद देखा कि अगले 4-5 क्वेश्चन आसान थे, आपने कर लिए, फिर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया, आप उस पर फंस गए, और बाहर आके आपको एग्जाम में पता चलता है कि लास्ट के जो 10 क्वेश्चन थे वो तो बहुत ही सिंपल थे। तो बस आपको ये ध्यान रखना कि आपसे ऐसी गलती ना हो, यानी कि आपको स्टार्टिंग में ही सॉरी आपको स्टार्टिंग में ही ये क्लियर हो जाना चाहिए आपके पास कि आपको कौन सी चीज छोड़ देनी है। यानी कि अगर आपको लगता है कि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा या ये सॉल्व नहीं होगा तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाओ, जिससे आपके, क्योंकि हमेशा एग्जाम में बीच बीच में कुछ ऐसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व किया जा सकता है और उनसे आपका स्कोर एकदम अच्छा हो सकता है। तो आपकी कोशिश किसी भी सेक्शन में, यानी कि आप सारे के सारे क्वेश्चन जरूर एक बार देखें, आपकी आंखों के सामने से वो सारे क्वेश्चन जाने चाहिए, ताकि आपको बाद में अफसोस ना हो एग्जाम से बाहर आने के बाद कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं था, ठीक है। साथ ही साथ रीजनिंग में एक बात ध्यान रखना कि मेंस के लिए आपको लॉजिकल रीजनिंग जो होती है, लॉजिकल रीजनिंग हमारे पास होती है जैसे अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट, कोर्सेज ऑफ एक्शन और कॉज एंड इफेक्ट, इन्फ्लुएंसेस, इन चीजों पे आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इनके बगैर तो मेंस को सॉल्व करना, मेंस को क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके यहाँ पे आपकी आती है थिंकिंग काम, लॉजिकल थिंकिंग काम, तो इसलिए थोड़ा सा इन पे रोज प्रैक्टिस करो और आप अपने थोड़ा सा लॉजिकली सोचो हर चीज को। देखो कि हमेशा बच्चे स्टूडेंट क्या बात करते हैं कि यार जैसे कोई भी घर में ही झगड़ा हो रहा है, छोटी सी बात पे किसी से झगड़ा हो गया, मम्मी पापा ने डांट दिया, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो आपको बात सही लग रही है। तो बात ये नहीं होती कि आपका कि फिर जैसे कि एग्जाम में आता है कि एक अजम्पशन आ गया तो आप बाहर आके बोल रहे हो यार कि ऐसे भी तो सोचा जा सकता है। अरे ठीक है, हर कोई अपने हिसाब से सोचेगा, मैं अपने हिसाब से सोचूंगा, आप अपने हिसाब से सोचोगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस हिसाब से सोच रहा है। एक्चुअल में जो बात यह है कि हमें सोचना किस हिसाब से चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आइडियल जो थिंकिंग होती है, जो लॉजिकल थिंकिंग होती है वो तो केवल एक ही है, तो हमें केवल लॉजिकली सोचना है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से सोचोगे, एग्जामिनर ने पता नहीं किस हिसाब से सोचा होगा, तो ऐसी बात नहीं है। एग्जामिनर कोई अपने हिसाब से थोड़ी सोच सकता है, वो भी तो लॉजिकली सोचेगा ना। तो जो चीज लॉजिकल जिस तरीके से सोचनी चाहिए, यानी कि ये मैटर नहीं करता कि आपने क्या सोचा और मैंने क्या सोचा,
बात ये मैटर करती है कि हमें सोचना किस तरीके से चाहिए था। तो हमेशा इस बात का ध्यान देखना, क्योंकि अगर आप इस बात का ध्यान नहीं दोगे तो आप लॉजिकल रीजनिंग में इतनी सारी गलतियां कर दोगे और आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि आप पेपर में गलत करके आ रहे हो। तो ध्यान रखना कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिकल इन रीजनिंग पे ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो जैसे अभी फिलहाल के लिए मैं इतना ही बात करूंगा इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में जैसे मैंने आपको थोड़े से टिप्स दिए हैं मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जीके के लिए, तो जरूर देखना उस वीडियो को। मैं उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जीके की आप तैयारी कर सकते हैं इजीली, और जितना आप पढ़ोगे उतना आपको याद भी रहेगा। क्योंकि मेन चीज ये होती है कि आप पढ़ तो बहुत सारा लेते हो लेकिन एग्जाम के टाइम पे भूल जाते हो। तो बस मैं यही आपको बताऊंगा कि आपको अपना नोट्स किस तरीके से बनाना है ताकि वो आपको एग्जाम के दिन याद रहे और आपको लगे कि हाँ वाकई में आपने कुछ पढ़ा है। तो मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा कि आप किस तरीके से जीके की तैयारी करें। तो जल्दी आपसे मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। तो जल्दी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।